हेलो गाइस, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग अब कुछ ट्यूटोरियल्स देंगे ताकि आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में कुछ नॉलेज आ सके, आप उस चीज़ को सिंपल बना सकें, सीख सकें। और एक स्लोगन भी हम लोगों ने बनाया है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का। एंड उस स्लोगन का नाम हमने रखा है लेट्स मेक इट सिंपल। है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि ऐसा सोचते हैं कि म्यूज़िक को करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूज़िक को आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको किस तरीके से वो समझना है। तरीका आपका सही होना चाहिए समझने का, आपका टीचर सही होना चाहिए समझाने वाला, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत एक बेसिक मतलब पहला चैप्टर है म्यूज़िक का, जो कि कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी म्यूज़िक क्लास में जाएंगे तो आपको वो सीखने को मिलेगा। उससे पहले लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दो तरीके से हम लोग इंडिया में कीबोर्ड को कई लोग प्ले करते हैं। जैसे एक तो हिंदी इंडियन क्लासिकल तरीका होता है और वेस्टर्न क्लासिकल जो इंग्लिश म्यूज़िक होता है वो। तो मैं आपको सच बात बताऊं तो इंडियन क्लासिकल तरीके से हम कीबोर्ड को नहीं सीख सकते। कोई भी थ्योरी इंडियन क्लासिकल में कीबोर्ड की नहीं होती है। सारे गामा पधे निसा से जो सिखाते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होता है। वो एक थ्योरी है इंडियन क्लासिकल वोकल्स की, है ना। उस पर आप हारमोनियम प्ले कर सकते हो बट नॉट कीबोर्ड। थ्योरी आपको एक भी कीबोर्ड की नहीं मिलेगी इंडियन क्लासिकल में। तो आप सिर्फ, अगर आपको सीखना है कीबोर्ड तो आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही सीखिए। कॉर्ड्स, आरपेजियोज, ये सब आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसी का ही एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ। जो अल्फ़ाबेट्स हमारे म्यूज़िक में होते हैं, और वेस्टर्न म्यूज़िक भी कुछ लोग अल्फ़ाबेट तरीके से करते हैं, कुछ लोग स्टाफ नोटेशंस के तरीके से करते हैं। अभी हम अल्फ़ाबेट्स के तरीके से समझेंगे और देन हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेसन में हो सकता है मैं आपको स्टाफ नोटेशंस के थ्रू भी इन कीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि ये वाइट नोट है और ये ब्लैक नोट है। दो ही तरीके के नोट्स होते हैं। ठीक है, अब वाइट नोट्स को म्यूज़िक में क्या कहा जाता है? नेचुरल कीज़। ठीक है, आप ये समझो कि इनको नेचुरल कीज़ कहते हैं और बाकी जो ब्लैक्स होते हैं इनको एक्सीडेंटल्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे पहचानें? म्यूज़िक में हम कैसे पहचानें कि कौन सा नोट, कौन सा क्या नाम है, क्या अल्फ़ाबेट है? तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको ABCD आती है तो आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। म्यूज़िक में ABCD स्टार्ट होती है C से। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि अब सी को कैसे पहचाने? आपने तो लिखा हुआ है इसलिए हमने पहचान लिया। सी को कैसे पहचाने? तो सी को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसमें कीबोर्ड में क्या होता है, 2 3 फिर 2 फिर 3 ऐसे ग्रुप होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, कोई सा भी 2 वाला ग्रुप को लेना है, उसके फर्स्ट वाले नोट को सेलेक्ट करना है और नीचे वो नोट को प्रेस कर देना है। अब वो नोट जो होगा वो होगा सी, कोई सा भी हो वो। कहीं भी आप इसको, कोई से भी आप आगे जाएंगे, ये 2 हैं, इसमें पहला सेलेक्ट करा तो नीचे वाला सी होगा। ठीक है, आपको सी पता लग गया तो बहुत आसान है। सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई आता है। ये मैं अभी वाइट नोट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, देन जी आता है, देन बी आता है। तो यहाँ पे आपका ये खत्म होता है बी पे, सी से लेके बी तक। देन आपका दोबारा सी से चालू होता है, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी, ऐसा जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि होते ये ही है, 7 वाइट्स वही बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कीबोर्ड तो इतना बड़ा है, तो कुछ भी नहीं है। इट्स सिंपली दे हैव पुट डिफरेंट पिचेस ऑफ ईच नोट। ठीक है, कभी सी से स्टार्ट करेंगे तो जैसे अगर मैं यहाँ से करता हूँ स्टार्ट तो ये C1 हो जाएगा, ये कीबोर्ड का स्टार्टिंग है। फिर और आगे चलता हूँ तो ये C2 हो जाएगा। ठीक है, फिर और नीचे अगर आगे जाता हूँ तो ये C3 है, ये मिडिल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तो ये C, देन D, E, F, G, A, B। अब ये तो हो गए 7, लेकिन कुल मिला के जो म्यूज़िक में नोट्स होते हैं वो होते हैं 12 देयर आर 12 नोट्स इन म्यूज़िक। अब बचे कितने? 12 - 7 दैट इज़ 5। तो 5 हमारे होते हैं एक्सीडेंटल्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसको समझने का 2 तरीके हैं, इसकी कॉन्सेप्ट भी 2 हैं। एक तो कॉन्सेप्ट रहता है जो कि होता है शार्प के लैंग्वेज में, और एक होता है कॉन्टेक्स्ट फ्लैट की लैंग्वेज में। आज हम सिर्फ शार्प के बारे में पढ़ते हैं, फ्लैट मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो अब शार्प क्या होता है? म्यूजिक में शार्प क्या होता है? सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। शार्प का मतलब होता है 1 सेमी टोन
जब आप आगे बढ़ जाते हैं। टू मूव वन सेमीटोन फॉरवर्ड, तो मैंने जैसा पिछली क्लास में बताया था, ये सारे नोट सेमीटोन्स होते हैं, नथिंग इज अ टोन, तो ये सब सेमीटोन है, कोई से भी नोट पे हाथ लगा दो। तो सी से जब आप फॉरवर्ड जाओगे सेमीटोन तो आएगा ये, और इस नोट को कहा जाता है सी के ऊपर सी शार्प, राइट। अब डी से इफ यू गो अपवर्ड तो डी शार्प, ई डजंट हैव ए शार्प बिकॉज ई के बाद डायरेक्ट एफ आ जाता है, एफ के बाद अगेन ब्लैक नोट आता है एफ शार्प, जी आता है तो जी के ऊपर जी शार्प, ए आता है तो ए के ऊपर ए शार्प, ओके, एंड देन आपका बी आ जाता है। तो सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प एंड बी। ऐसा करके आपके पूरे 12 नोट्स हो जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसमें से 7 तो वाइट हैं, 5 ब्लैक हैं, 7 को नेचुरल बोल सकते हो आप, और 5 जो नोट्स हैं वो एक्सीडेंटल्स हैं। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, और ये जो फ्लैट का थ्योरी है ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा। टिल देन बाय, टेक केयर।